हेलो दोस्तों, मैं स्वितिका शर्मा अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में घटित दुखभरी घटना सिक्किम फ्लड के बारे में। अब तक की कहानी 4 अक्टूबर की तड़के सिक्किम में ग्लेशियर झील के फटने के कारण आई भीषण बाढ़ में 25 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग लापता हैं और इस बाढ़ ने नदी के किनारे कई जलविद्युत परियोजनाओं को निष्क्रिय कर दिया है। ग्लेशियर झील का विस्फोट क्या है? तकनीकी रूप से इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF कहा जाता है। ये ग्लेशियरों के पिघलने से बनी बड़ी झीलों के उदाहरण हैं, जो अचानक अपने मोराइन से मुक्त हो जाते हैं। प्राकृतिक बांध जो चट्टान, तलछट और अन्य मलबे से बनते हैं। उत्तरी सिक्किम में स्थित दक्षिण लोनक ग्लेशियर कथित तौर पर सबसे तेजी से पीछे हटने वाले ग्लेशियरों में से एक है। 1962 से 2008 तक 46 वर्षों में ग्लेशियर लगभग 2 किमी पीछे चला गया। 2008 से 2019 तक ये 400 मीटर तक पीछे चला गया। हिमालय में अनुमानित 7,500 ग्लेशियर हैं और GLOF वर्षों से बड़ी आपदाओं से जुड़े हुए हैं। नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट में 1926 की जम्मू कश्मीर जलप्रलय, 1981 में हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी की बाढ़ और 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ विस्फोट को GLOF से संबंधित आपदाओं के उदाहरण के रूप में गिना गया है। भारत के हिमालयी राज्यों में से सिक्किम में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में लगभग 80 ग्लेशियर अधिक है। वर्षों से जलवायु विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि वे झील के विस्फोट के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इस बिंदु पर अनिश्चितता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपग्रह छवियों से पता चलता है कि ग्लेशियर से पोषित झील का लगभग 105 हेक्टेयर लगभग 1 वर्ग किमी हिस्सा बह गया है। ये 28 सितंबर को ली गई पिक्चर्स की तुलना करने पर था, जब झील 167 हेक्टेयर में फैली हुई थी, और 4 अक्टूबर को आपदा की रात, जब ये घटकर 62 हेक्टेयर रह गई थी। 17 सितंबर को ये 162 हेक्टेयर था। DST वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक कलाचंद सेन के अनुसार, चूंकि उपग्रह चित्र झील की गहराई का खुलासा नहीं करते हैं, इसलिए उस स्थान पर भौतिक रूप से गए बिना झील में पानी की मात्रा की गणना करना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग CWC द्वारा बनाए गए जल निगरानी उपकरण की रिपोर्ट है कि दोपहर 1:30 बजे संगकलांग में जल स्तर अधिकतम स्तर से लगभग 60 फीट ऊपर बढ़ गया और लगभग 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बह गया। ये कम से कम समय में हजारों क्यूबिक मीटर पानी है और आधी रात होने के कारण नीचे की ओर लोगों को प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय मिला। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी की रिपोर्ट है कि अचानक वृद्धि का प्राथमिक कारण अत्यधिक वर्षा और GLOF घटना का संभावित संयोजन प्रतीत होता है। झील 5,200 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके उत्तर में लगभग 6,800 मीटर की दूरी पर और झील के करीब एक विशाल बर्फ से ढकी हुई जगह है। ऐसी अटकलें हैं कि भारी बारिश के कारण मोराइन ढह गया होगा और बाढ़ आ गई होगी, लेकिन मौसम संबंधी रिकॉर्ड इतनी भारी बारिश का कोई सबूत नहीं देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक M महापात्र ने बताया, दक्षिण सिक्किम में भारी बारिश हुई, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ। लेकिन दूसरी ओर हम वास्तव में नहीं जानते हैं, इतनी ऊंचाई पर बारिश की कोई निगरानी नहीं हो पाती है। एक सुझाव ये भी है कि 3 अक्टूबर को दोपहर में नेपाल में आए भूकंपों की श्रृंखला, जिनके झटकों ने दिल्ली NCR में कई लोगों को हिलाकर रख दिया, ने इसमें भूमिका निभाई हो सकती है। दोपहर में 2 झटके आए और 3 तारीख को रात करीब 9 बजे तक झटके आए। दूरी लोनाक झील तक लगभग 700 किमी है और इसलिए सैद्धांतिक रूप से ये संभव है कि ये एक ट्रिगर हो सकता है, श्री सेन ने कहा, लेकिन गहन अध्ययन के बिना ये सब अटकलें हैं। उन्होंने कहा कि इलाके की दुर्गमता के कारण जमीनी निरीक्षण करना मुश्किल हो जाता है, जिससे निर्णायक सबूत मिलते हैं।
क्या परिणामी क्षति हुई? बाढ़ का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम चुंगथांग बांध का विनाश था। हालांकि ये एक भंडारण बांध नहीं है, लेकिन ये तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना को बिजली देने के लिए पानी निर्देशित करता है। इस परियोजना को चलाने वाले सिक्किम ऊर्जा के कार्यकारी अध्यक्ष के हवाले से कहा गया है कि बांध 10 मिनट में बह गया। CWC के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बांध काफी क्षतिग्रस्त हो गया है और मौजूद गाद और पानी की मात्रा के कारण नुकसान की सीमा का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। गुरुवार को बिजली मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC द्वारा संचालित परियोजनाओं को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। तीस्ता 5 जल विद्युत स्टेशन की ओर जाने वाले सभी पुल डूब गए या बह गए, जिससे संचार बाधित हो गया। बाढ़ का पानी तीस्ता वी पावर स्टेशन 510 मेगावाट के बांध से ऊपर निकल गया। परियोजना स्थलों के साथ साथ आवासीय कॉलोनी के कुछ हिस्सों को जोड़ने वाली सभी सड़कें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा। वर्तमान में पावर स्टेशन बंद है और कोई बिजली पैदा नहीं कर रहा है। तीस्ता 3 बिजली परियोजना NHPC द्वारा संचालित नहीं है। तीस्ता वी पावर स्टेशन पर NHPC के एक कर्मचारी की जान चली गई। साइट पर संगठन के सभी अन्य कर्मी सुरक्षित थे। NHPC के निर्माणाधीन तीस्ता 6 500 मेगावाट पर काम बिजली घर और ट्रांसफार्मर गुफा में पानी घुसने से बाधित हो गया। पश्चिम बंगाल के निचले हिस्से में बांध और जल विद्युत परियोजनाएं ज्यादा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण उत्पन्न भारी गाद के कारण उन्हें बंद रखा गया। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SSDMA ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने 4 प्रभावित जिलों में 26 राहत शिविर स्थापित किए हैं। गैंगटोक जिले के 8 राहत शिविरों में कम से कम 1025 लोगों ने शरण ली है। बाढ़ ने राज्य में 11 पुलों को नष्ट कर दिया। अकेले मंगन जिले में 8 पुल बह गए, नामची में 2 और गैंगटोक में 1 पुल नष्ट हो गया। 4 सबसे अधिक प्रभावित जिलों मंगन, गैंगटोक, पाक्योंग और नामची में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइनें और 277 घर नष्ट हो गए हैं। क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना है? पिछले कुछ वर्षों में कई अध्ययनों ने हिमालय से होने वाली GLOF घटनाओं से खतरे की चेतावनी दी है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता दोनों तेजी से बढ़ने वाली है। हिमालय का इकोसिस्टम दुनिया में सबसे नाजुक है और जिस तरह से हम इन संसाधनों का प्रबंधन कर रहे हैं, उसमें कोई भी व्यवधान इस क्षेत्र के लोगों के लिए समस्याग्रस्त परिणाम होगा। बढ़ता तापमान एक आर्द्र भविष्य की ओर ले जा रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण चरम घटनाओं में योगदान दे रहा है, लेकिन ये जल विद्युत और अन्य बांधों के माध्यम से हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नाजुकता को भी बिगाड़ रहा है। GLOF क्षेत्र के गर्म होने का परिणाम है और ये क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। एक बार जब ये बन जाता है तो आप कभी नहीं जान पाते कि इसके विस्फोट का कारण क्या है। सिक्किम इसका एक उदाहरण है। IPCC लेखक और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अंजल प्रकाश ने कहा, जबकि तीस्ता नदी कई बिजली परियोजनाओं के लिए जल विद्युत उत्पादन का स्रोत है, GLOF जैसी घटनाओं के जोखिम के लिए बांध और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जो भारी मात्रा में पानी के लिए जिम्मेदार है, जो संभावित रूप से पहाड़ों से बह सकता है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां कार्यान्वयन योग्य हैं, लेकिन इसके लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। जैसे कि कई एजेंसियां तुरंत उपग्रह छवियों को साझा करती हैं, जो हिमालय की ओर प्रशिक्षित हैं, और पर्याप्त चेतावनी प्रदान करने के लिए सेंसर का एक नेटवर्क। भूकंप के विपरीत, जो अपेक्षाकृत अचानक होता है, GLOF घटनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि हम झीलों के आकार में बदलाव की निगरानी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अधिक समन्वय की आवश्यकता है।
4 अक्टूबर को तड़के सिक्किम में ग्लेशियर झील के फटने से आई भीषण बाढ़ में 25 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी की रिपोर्ट है कि अचानक वृद्धि का प्राथमिक कारण अत्यधिक वर्षा और GLOF घटना का संभावित संयोजन प्रतीत होता है। झील 5200 मीटर की ऊंचाई पर है और इसके उत्तर में लगभग 6800 मीटर की दूरी पर और झील के करीब एक विशाल बर्फ से ढकी हुई जगह है। बाढ़ का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम चुंगथांग बांध का विनाश था। हालांकि ये एक स्टोरेज बांध नहीं है, लेकिन ये तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना को बिजली देने के लिए पानी निर्देशित करता है। इस परियोजना को चलाने वाले सिक्किम ऊर्जा के कार्यकारी अध्यक्ष के हवाले से कहा गया है कि बांध 10 मिनट में बह गया।